या वेस्ट एशिया रिलेशन, अर्थात भारत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ उसके संबंध कैसे हैं और जो संबंध हैं वो किस तरीके से वहां पर भारत के संदर्भ से कैसे इंपॉर्टेंट हैं और पश्चिम एशिया के देशों के साथ इसे कैसे हम देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत और पश्चिम एशिया। अंतरराष्ट्रीय संबंध में दोनों ही देश, अर्थात कह सकते हैं एक पश्चिम एशिया एक समूह के तौर पर और भारत एक देश के तौर पर कैसे ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज यहां भारत और पश्चिम एशिया के जब संबंध को आप पढ़ते हैं, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो वहां पर आप पढ़ेंगे। देखिए जरूरी यह है कि जब आप किसी भी विशेष टॉपिक को जा रहे हैं तो उसके हर एक पहलू को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहिए, जरूरी है। जैसे कि हम पश्चिम एशिया के साथ पढ़ने जा रहे हैं, भारत के बारे में आपको हो सकता है पता हो, लेकिन पश्चिम एशिया के बारे में जानने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ पर उसकी भौगोलिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। उसके बाद भारत के साथ जुड़ाव रखता है तो भारत की जो वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है वो कैसी है, उसको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद भारत और पश्चिम एशिया के साथ जो संबंध है वो किन किन स्तरों को लेकर यहाँ पर है, और उसके बाद हम आएंगे जो कि प्रथा की ऊर्जा संबंधी समझौतों को लेकर, तो वहां पर फिर क्या पॉलिसी होगी, जैसे कि हम यहाँ पर आएंगे। उसके बाद ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद आएंगे पश्चिम एशिया के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि भारत के लिए जो पश्चिम एशिया महत्वपूर्ण है, पश्चिम एशिया के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, उन पक्षों को भी देखेंगे। इसमें यह भी देखेंगे कि पश्चिम एशिया देशों के साथ क्या क्या यहाँ पे समस्याएं आती हैं, और एट द लास्ट भारत पश्चिम एशिया संबंधों को समापन करते हुए हम ये भी यहाँ पर चर्चा करेंगे किस तरीके से भारत और पश्चिम एशिया जो आगे की राह है, भविष्य है, वहां पर क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज एक विषय का प्रश्न होंगी, इन सभी चीजों को हम सिस्टमेटिक ढंग से चर्चा करेंगे। तो आप सभी यहाँ पर तैयार रहें, ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को अच्छे से, और हो सकेगा तो अपना स्क्रीनशॉट जो होते हैं आप ले सकते हैं इसका, और एक नोट्स जरूर बनाते चलिए। जो भी टॉपिक मैं आईआर में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हों जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, समझते हैं पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया के लिए भौगोल के तौर पर आपको इतना तो पता होगा कि कहाँ अवस्थिति, अगर हम इसको देखें तो अफ्रीका और आपका एशिया, और अगर हम देखें तो हिंद महासागर अरब सागर से होते हुए आपका जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, वहां से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट परिस्थिति इसकी रखती है। भूगोल के तौर पर देखें तो यहाँ पर 19 देश हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो करीब 62,55,160 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। 31 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे एक जनसंख्या निवास करती है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के यहाँ पे प्रचुर भंडार पाया जाता है, संसाधन संपन्न है किसी तरीके से। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसी कारण से क्षेत्रवाद और संघर्ष की स्थितियां भी पश्चिमी देशों में काफी बड़ी मात्रा में देखी जाती हैं। सारे जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ उनके वैचारिक मतभेद भी हैं, साथ ही वहां पर धार्मिक मतभेद हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर प्रचुर तेल और गैस के जो भंडार जाते हैं, उसके कारण उसके सीमा संबंधी विवाद भी देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय के संदर्भ से अगर हम बात करें तो भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या पश्चिम एशिया देशों में निवासी, और इनकी जो संख्या है वो 7 मिलियन से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो भू रणनीतिक अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया है वो एक ऐसी भू रणनीतिक स्थिति को प्राप्त किया है जहां से वो एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ एक बेहतर संबंधों को बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति का है। तो इस तरीके से हम देखें तो अपने आप में जो पश्चिम एशिया है एक प्रायद्वीप के तौर से देखा जा सकता है, उसके साथ साथ उसे अफ्रीका और मध्य एशिया से इसे एक लगाव के तौर पर भी, एक जुड़ाव के तौर पर देखा जा सकता है। भौगोलिक स्तर पर जनसंख्या भी अच्छी खासी है, वहां पर आय अच्छी है, आर्थिक तौर पर व्यापारिक स्थितियां उनकी अच्छी है, और वहां पर अगर हम देखें तो लोगों की जो आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, वहां पर काफी बेहतर है लोगों की। तो इस तरीके से यदि पश्चिम एशिया की हम भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का वहां पर देखें, धार्मिक तौर पर बात करें तो यहाँ मुस्लिम संप्रदाय जो है वहां पर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, एक बड़ी संख्या वहां पर है। तो हो गया कि आप पश्चिम एशिया देशों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले सकते हैं। बाकी इन डिटेल से आप पढ़ेंगे तो भूगोल के संदर्भ में वहां पर डिटेल हो, लेकिन आईआर के संदर्भ में हमें नॉलेज उसके अलग अलग संदर्भों से यहां पर प्राप्त हो गई। इसके बाद जो अगला पक्ष आता है कि हम बात कर रहे हैं भारत और पश्चिम एशिया देशों के बारे में, तो यहां पर अगर हम देख लिया पश्चिम एशिया है कैसा, अब उसके अनुरूप भारत ने इस पश्चिम एशिया जो समूह है, जो देश है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको लेकर भारत ने कौन सी पॉलिसी बना रखी है। तो इसके लिए हमें भारतीय नीति का नॉलेज होना चाहिए।
भारतीय विदेश नीति की यदि आप चर्चा करते हैं तो भारतीय विदेश नीति में एक पॉलिसी लेकर आते हैं जिसको कहते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी का मतलब होता है पश्चिम की ओर देखो। हमने एक पॉलिसी पढ़ी थी, पूर्वोन्मुखी नीति पढ़ी थी, आज हम यहां पर लुक वेस्ट पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। भारत की विदेश नीति में लुक वेस्ट जो पॉलिसी है वो 5 अलग अलग आयामों पर यहां पर देखी जा सकती है। पहले ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ से। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ से क्यों? अगर हम यहां पर बात करें, पश्चिम एशिया में जो देश हैं, देशों में अगर हम कुछ नाम आपकी चर्चा करते हैं, जैसे कि यूएई या संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गए, इसके अलावा आपका जॉर्डन है, कतर है, आपका सऊदी अरब है, जैसे देश हैं जहां पर उनके पास प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं, जिसके लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो सभी प्रकार के आवश्यक संसाधनों के निर्माण के लिए या उनको चलायमान रखने के लिए इन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की हमें वहां पर आवश्यकता है। इसलिए भारत ने अपने लुक वेस्ट पॉलिसी में सबसे जो प्रमुख प्राथमिकता दी है वो अपनी ऊर्जा आपूर्ति के ऊर्जा संबंधी संसाधनों को विकसित करने के संदर्भ में यहां पर रखा है। तो ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने को लेकर अपने लुक वेस्ट पॉलिसी में पहले स्थान दिया है। दूसरा उन्होंने है निवेश। निवेश को क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहां पर जो देश पाए जाते हैं, यहां पे जो देश हैं, यहां पर आपको प्राकृतिक संसाधन के तौर क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार होते हैं, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर निर्यात बड़े स्तर पर करते हैं और वैश्विक देशों में निर्यात करने के कारण वहां पर जो आय है लोगों की बहुत अच्छी है। साथ ही साथ देश है, उस देश की भी आय बहुत अच्छी है। अगर वहां पर हम बात करें कि किसी भी देश के है कि विकसित और विकासशील देशों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वहां पर अवसंरचनात्मक तौर पर कार्य अच्छे हैं और इसके साथ वहां पर जो पूंजी है वो अच्छी खासी है। उस पूंजी का भारत अपने देश में निवेश कराने को लेकर भी प्राथमिकता देता है। किस तरीके से पश्चिम एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित किया जाए और इस संबंधों को विकसित कर निवेशिक अवसरों को यहां पर आगे बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त जो तीसरी पॉलिसी है भारतीय समुदाय। भारतीय समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समुदाय वहां पर कार्य करने जाता है, रेमिटेंस के रूप में वो पैसा भेजता है। एक तो ये हो गया आर्थिक तौर पर निवेशिक अवसर उपलब्ध हैं। दूसरा जो है भारतीय प्रवासियों के वहां पर जाने से भारत और पश्चिम एशियाई देशों के जो सांस्कृतिक संबंध हैं वहां पर वो भी विकसित होते हैं, एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है और वहां पर वो भी अपना जाकर एक प्रभाव बनाते हैं और लोगों की हेल्प इत्यादि करके अन्य तरीके से उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियों में वहां पर भागीदारी करते हैं, जिससे भारत को यहां पर एक मौका मिलता है कि इन देशों के साथ किस तरीके के संबंध इन फ्यूचर किए जा सकते हैं और उनकी राजनीतिक जो पॉलिसीज में भी भारतीय प्रवास एक वहां पर प्रमुख स्थिति देखी जा सकती है। चौथा है अवसंरचना जुड़ाव को, अर्थात कनेक्टिविटी की बात की जाती है। कनेक्टिविटी को लेकर वहां पर क्योंकि जो है कनेक्टिविटी के तौर पर यदि हम बात करें तो भारत पाकिस्तान से जुड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से जुड़ता है, अफगानिस्तान जो होता है मध्य एशिया से जुड़ता है, मध्य एशिया जो होता है उधर जाकर ईरान से जुड़ता है, ईरान जो होता है आपका पश्चिमी देशों से जुड़ता है। तो इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है पर भारत बाई रोड जो होता है सी के साथ साथ सड़क और रेल मार्गों के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से एक बेहतर कनेक्टिविटी को भी यहां पर प्राथमिकता देता है। और इसके साथ साथ पांचवा जो है समान सुरक्षा खतरे भी हैं। यहां पर भारत इन देशों के जो कि समस्याएं हैं अगर देखें तो अरब स्प्रिंग, आईएसआई जो आपका आईएसआईएस जो भी था एक आतंकवादी संगठन जो है, साथ ही साथ समुद्री डकैती, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं भी यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। ये समस्याएं भारत को भी झेलनी पड़ रही हैं, साथ साथ इन देशों को भी। तो भारत ने अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी में यहां पर 5 अलग मुद्दों को प्राथमिकता दी है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, भारतीय समुदाय, रचनात्मक जुड़ाव और समान सुरक्षा खतरों को वहां पर प्राथमिकता देता है। अब इसी आधार पर यदि हम देखें लुक वेस्ट पॉलिसी में जो पश्चिम एशियाई देश हैं उनको किस तरीके से भारत ने अपने आप को ये लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत किस तरीके से संबंधों को उन्होंने प्रगाढ़ता। अगर हम भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों का यहां पर विश्लेषण करने बैठे तो इस विश्लेषण में कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि ये संबंध सिर्फ ऊर्जा संबंधी नहीं है, बल्कि जो संबंध है वो बहुआयामी संबंध है। यहां पर सिर्फ ऊर्जा, जो आपका प्रश्न है वो जरूर सिर्फ ऊर्जा पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो बहुआयामी तरीके से, यदि यहां पर अलग तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। तो बहुआयामी संबंध कैसे हैं ये समझते हैं। पहली चीज, भारत ने भारतीय श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कतर, बहरीन और यूएई के साथ वहां पर श्रमिकों को लेकर समझौते किए हैं कि उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधाएं उनको दी जाएं, साथ ही वहां पर किसी प्रकार का वहां पर उनके लिए असुविधाजनक स्थितियां ना हो उत्पन्न होने पाए और किसी जो कानूनन वहां पर उनको सारी प्रकार की प्रक्रियाओं को वहां पर सुलभता सुनिश्चित की जाए। तो पहली चीज, भारतीय प्रवासियों को सुरक्षा को लेकर, उनके श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने इन देशों के साथ संबंधों को और समझौते किए हैं।
दूसरा है इराक और सीरिया में शांति स्थापना को वहां पर भारत ने प्राथमिकता दी है कि इन देशों में लोकतंत्र की बहाली हो, और इसके लिए भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक शांति बहाली को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के निर्माण में एक भूमिका वहां पर निभा रहा है। तीसरा है सऊदी अरब के साथ भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद निरोधक, वित्त पोषण और निवेश अन्य भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने सऊदी अरब के साथ कई तरीके के यहां पर हाल फिलहाल समझौते भी किए हैं, जिसमें रक्षा संबंधी समझौते भी हाल फिलहाल में इसमें जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त इजराइल के साथ भारत के जो संबंध हैं वो लगातार प्रगाढ़ हुए हैं। जो एक समय तक किसी प्रकार का कोई यहां पर इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंध नहीं थे, उसके बाद 1990 के दशक में कूटनीतिक संबंध इजराइल के साथ स्थापित किए गए, और वर्तमान समय हम देखें तो यहां पर आर्थिक, सामरिक, सुरक्षा, अंतरिक्ष हर एक क्षेत्र में भारत ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को विकसित किया है। इसके अतिरिक्त भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को भी यहां पर बहुआयामी तरीके से विकसित किया है। पश्चिम एशियाई देशों में भी वो कई सारे अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके के वहां पे अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। ऐसा ना हो कि किसी एक देश के साथ संबंध खराब होने से, जैसे कि ईरान पर अमेरिका ने वहां पे प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद भी भारत वहां पर अन्य देशों से अपनी जो समझौते हैं उसके माध्यम से आपूर्ति को, ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित कर पाता है। तो उसने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को भी बहुआयामी तरीके से पश्चिम एशियाई देशों के साथ विकसित किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अवसंरचनात्मक निर्माण को उसने प्राथमिकता दी है, चाहे वो मध्य एशिया में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे ईरान में आपका चाबहार बंदरगाह हो, अफगानिस्तान में रेल और सड़क मार्ग परियोजनाएं हो, विश्वविद्यालय हो, मध्य एशिया में वहां पर सड़क मार्ग और अन्य चीजों के वहां पर निर्माण कार्य करने हो, तो भारत ने यहाँ पर अवसंरचनात्मक निर्माण को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी है। तो अगर देखा जाए तो भारत ने अपने बहुआयामी संबंध में न सिर्फ आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता दी है, बल्कि साथ साथ सांस्कृतिक, ऊर्जा, निवेश और अवसंरचनात्मक अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर अपने संबंधों को विकसित किया है। इसको भारतीय प्रवासियों के संदर्भ से लेकर के ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शांति बहाली, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और साथ साथ अंतरिक्ष और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपने आप को तो भारत और पश्चिम एशिया के जो संबंध हैं वो हाल फिलहाल काफी विकसित हुए हैं। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके से डील किया गया है। भारत की जो पॉलिसी रही है पश्चिम एशिया में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें दिखाई देती हैं। जो देश हैं इसमें एक ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है और तीसरी तरफ सऊदी अरब है। इजराइल का जो मुद्दा है वो आपका पूरा इजराइल वर्सेस अरब बोला जाता है, जहां पर सभी जो देश हैं वो अरबी जो देश हैं वो एक साथ हैं और इजराइल वहां पर दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सुन लो आराम से, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। दूसरी तरफ आपका सऊदी अरब शिया और सुन्नी का है, जहां पर एक धार्मिक विवाद की स्थिति है। तीसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब का है। तो भारत एक तरफ सऊदी अरब का भी पक्ष लेता है, उसके साथ अपने संबंधों को उसने प्राथमिकता दी है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ उन्हें अपने संबंधों को बढ़ाया और तीसरी तरफ ईरान को भी वो साथ में लेकर चलता है। तो एक त्रिपक्षीय त्रिकोण कह सकते हैं। यहाँ भारत की जो पॉलिसी है वो हर एक देशों के साथ अलग अलग तरीके से उसने डील किया है और सभी के साथ एक अच्छे संबंधों को लेकर वहां पर उसने विकास किया है। तो यहाँ पर हमने एक अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्योंकि पेज चेंज करने जा रहे हैं तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। यहाँ पर 5 सेकंड है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा जो स्टार्टिंग की भौगोलिक स्थिति को देखा, भारत की विदेश नीति को समझा और भारत पश्चिम एशिया के संबंधों का यहां पर विश्लेषण किया। लेकिन आता है कि यहां पर यदि आपको इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है भारत के संबंधी ऊर्जा आपूर्ति को लेकर, तो भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ किस किस तरीके के संबंध हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि यूएई के साथ है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ है, तो वहां पर इनको क्रूड ऑयल को लेकर वहां पर निर्यात करता है और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विकसित किया गया है जिसमें भारत ने यूएई के साथ मिलकर आपातकालीन तेल रिजर्व समझौता किया है, जिसके तहत यूएई जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आपातकालीन रिजर्व जो होता है वहां पर क्रूड ऑयल का विकसित करेगा, उनका भंडारण करने में भारत की मदद करेगा। दूसरा है, दूसरी तरफ आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब एक सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता के तौर पर देखा जाता है। भारत के भी क्रूड ऑयल के निर्यात में जो होता है भारत को सप्लाई करने में भी सऊदी अरब का एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है। और इसके साथ साथ सऊदी अरब जो होता है भारत को क्रूड ऑयल तो निर्यात करता ही करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो संयुक्त उद्यम और निवेश साझेदार के रूप में भी भारत और सऊदी अरब के संबंध बहुत तेजी से विकसित हुए हैं। ईरान के साथ हम बात करें तो भारत और ईरान का जो संबंध है
तेल गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने को लेकर रुपए में एक दूसरे के साथ व्यापार करने के संबंधों को हम यहां पर देख सकते हैं। चौथा अगर हम देखें तो कतर जो है भारत को 66% यहां पर LNG उसकी आवश्यकता का निर्यात करता है। तो अगर हम देखें तो भारत जो है पश्चिम एशियाई देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समझौते करके अपने ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करता है, जिसमें कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं, जिसके से भारत यहां पर ऊर्जा की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। इसके बाद भी अगर हम देखें, एक पहलू आता है कि क्या ऐसा है कि भारत ही पश्चिम एशिया के लिए, या पश्चिम एशिया जो है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, या पश्चिम एशिया देशों के लिए भारत भी ज़रूरी है? क्या दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, या यहाँ पर एक पक्षी ही संबंध आपको देखने को मिलते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं तो वहाँ पर दोनों ही देश अगर एक दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं हुए तो कई बार वहाँ पर समस्याएं, जो संबंध होते हैं वो उतने अच्छे होते नहीं हैं। हाल फिलहाल भारत की जो स्थिति रही है, चाइना को जिस तरीके से उसने काउंटर किया है, जिस तेजी से उसकी बढ़ती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जितनी बड़ी उसके पास जनसंख्या है और उपभोक्ता बाजार है, उसने वैश्विक देशों के का जो दृष्टिकोण रहा है भारत के प्रति, वो पूरी तरीके से 21वीं सदी में बदल के रख दिया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण को लेकर दृष्टिकोण, वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में और सुधारों को लेकर जिस तरीके से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया है, भारत को अब वैश्विक स्तर पर यहाँ पर एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। इसी संदर्भ में पश्चिम एशिया भी, या एशिया के नेतृत्वकर्ता के तौर पर भी भारत देखा जाने लगा है, जिसमें अगर हम देखें इनके संबंधों में, यहाँ पर पश्चिम एशिया जो है वो भारत को क्यों इंपॉर्टेंस देता है, उसके पक्षों की यदि आप यहाँ पर देखें तो पहली चीज क्या है, चीन को यदि काउंटर करना है, क्योंकि चीन की जो परिस्थिति है वो पश्चिम एशियाई देशों के और वहां के आसपास अफ्रीका, मध्य एशिया में काफी तेजी से बढ़ी है। तो यहां पर चीन को संतुलित करने के लिए पश्चिम एशियाई देशों को भारत यहां पर एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है, एक साझेदार देश हो सकता है। दूसरा, यहां पर पश्चिम एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और शांति स्थापना के प्रयासों को वहां पर अमली जामा पहनाना हो, और या उनको स्वीकार्यता करना हो, या उनको वास्तविक स्थिति तक लेकर आना हो, तो भारत वहां पर सबसे अच्छे उदाहरण के तौर पर इन देशों की सहायता कर सकता है। तीसरा, यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक बड़ा बाजार के रूप में यहां पर विकसित हुई है, जिसमें पश्चिम एशियाई देशों जिनके पास अच्छी खासी आर्थिक पूंजी है, वो निवेश करके अच्छा खासा यहां पर लाभ कमा सकते हैं। तो एक बड़े बाजार के रूप में भारत बहुत जरूरी है पश्चिम एशियाई देशों के लिए। चौथा, यहां पर अगर हम देखें तो सेल गैस की खोज व तेल की कीमतों में गिरावट के कारण भी भारत इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत को बहुत ज्यादा जो होता है क्रूड ऑयल और LNG की अब भी आवश्यकता पड़ती है अपनी अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए, और इन देशों के लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत उनका एक बहुत बड़ा मार्केट है और वो उनके हाथ से न जाने पाए। इसलिए भी भारत वहां पर उनके लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रखता है। पांचवा, अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए, साथ ही एशिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में वो भारत को देखते हैं। तो अगर हम देखें तो पश्चिम एशियाई जो देश हैं वो भी भारत को कई अलग अलग स्वरूपों में एक साकार नेतृत्वकर्ता, खासकर एशिया के नेतृत्वकर्ता के रूप में जरूर यहाँ पर ज्यादा स्वीकार्यता देते हैं, क्योंकि वो भारत एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत ज्यादा विश्वसनीय है, चीन की तरह आक्रामक और दबावकारी नीतियां यहाँ पर नहीं बनाता है। और इन सारे संदर्भों से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति है उसके कारण कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया और भारत के संबंध लगातार विकसित हुए हैं। लेकिन भारत को यहाँ पर कुछ चीजें, समस्याएं लगातार देखने को मिलती है। भारत की जो पॉलिसीज हैं पश्चिम एशिया को लेकर, कुछ लगातार विवादों के कारण हमेशा बदलती रही हैं, और यहाँ पर यह भी एक समस्या रही है। प्रॉब्लम क्या रही है? देखिए, पश्चिम एशिया में प्रॉब्लम्स की भरमार है और इन सब के बारे में आपने सुना होगा। कौन कौन सी समस्याएं हैं सिर्फ हाईलाइटेड करते हैं, क्योंकि हर एक समस्याओं के बारे में पढ़ना अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ समस्याओं को हाईलाइट कर देता हूं। जैसे क्या है, अरब इजराइल विवाद की स्थिति है, इजराइल फलस्तीन विवाद है, शिया सुन्नी विवाद है, ईरान सऊदी अरब विवाद है, अजरबैजान आर्मेनिया, सबसे अभी हाल फिलहाल यहाँ पर युद्ध की स्थितियां भी वहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त तुर्की और सऊदी अरब का जो विवाद है ये भी अभी हाईलाइटेड है। इस समय ये दो विवाद सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है पश्चिम एशिया में। इसके अलावा वहाँ पश्चिम एशिया में महिलाओं की स्थिति, आतंकवाद का वित्त पोषण, इस्लामी चरमपंथ और अरब स्प्रिंग
आईएसआई, आतंकवाद और साथ ही साथ अस्थिर शासन जैसी कई सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये सारी जो विवादित स्थितियां हैं और कहीं महिलाओं, आतंकवाद, इस्लामी चरमपंथ जैसी समस्याएं आपको लगातार अरब प्रायद्वीप में कह सकते हैं या पश्चिमी एशिया में आपको लगातार देखने को मिली हैं। और किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में यदि अस्थिरता है, यदि अराजकता है, तो वहां पर कोई भी राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं और संबंधों को विकसित करना अपने आप में एक समस्या हो सकती है। और भारत के लिए भी एक बड़ी उसकी विदेश नीति में किसी चीज के निर्धारण में या परिवर्तन में ये विवाद और समस्याएं लगातार उसको प्रभावित करती हैं। तो यहां पर पश्चिम एशिया में अपनी काफी सारी समस्याएं भी हैं। तो भविष्य में क्या हो सकता है, सब कुछ समझ लिया है। एट द लास्ट क्या हो सकता है उसको जानने से पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट ले लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 सेकंड में, जिसको जो भी लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। चलिए ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एट द लास्ट अपने क्वेश्चन को समापन जब आपको करना हो तो ये भी जरूर समझना है कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। भारत और पश्चिम एशिया के जो देश हैं उनके संबंध यहाँ पर किस तरीके से विकसित हो सकते हैं, क्या हमें देखने को मिल सकता है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो बात कही गई भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों में, जो बात यहाँ पर स्पष्ट की गई, ऊर्जा के नवीकरणीय विकल्पों को भारत को तलाश करना चाहिए। भारत को यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन है जिसके लिए वो पश्चिम एशिया देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार उसने प्रगाढ़ किया है, वहां पर उससे इतर, क्योंकि पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति भी देखने को मिली है और भारत कहीं ना कहीं पर्यावरण हितैषी के रूप में अपने आप को यहां पर रखता आया है। तो भारत अपने एक साथ दो निशाने साध सकता है। एक तरफ वो पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकता है, दूसरा वहां पर क्रूड ऑयल अन्य चीजों पर निर्भरता को भी खत्म कर सकता है। इसके लिए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत वहां पर विकसित किए जा सकते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है। और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वहां पर भी निर्माण किया गया, जिसमें कुछ पश्चिम एशियाई देश भी अब तक सम्मिलित हो चुके हैं। तो जो भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों को नई प्रगाढ़ता देंगे, नए स्तर देंगे और यहाँ पर नए विकल्प भी देता है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की जो आपूर्ति है, इसके लिए आपको अन्य विकल्पों की तरफ ही देखना चाहिए। सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि आप अन्य विकल्प के तौर पर रूस हो गया, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका के देशों को भी यहां पर सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आगे चलकर जिसमें जितने हमने विवाद देखे हैं, कोई युद्ध छिड़ जाए जिसके कारण पश्चिम में, जैसे खाड़ी युद्ध हुआ था 1988 में, और खाड़ी युद्ध होने के कारण वहां पर भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी। तो भारत उस तरह की दोबारा किसी प्रकार की समस्या में ना फंसे, इसलिए यहां पर उसे अन्य देशों के साथ भी अपने ऊर्जा आपूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए, अन्य विकल्पों को जरूर देखना चाहिए। तीसरा है हिंद और अटलांटिक व्यापार क्षेत्र में शांति, सहयोग एवं सुरक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को यहां प्रेजेंट करना चाहिए। जो चीन का उभार है, जो चीन का एक हार्ड पावर पॉलिसी है, उसको काउंटर अटैक करने के लिए भारत को यहां पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा, यहां पे चीन को इस क्षेत्र में काउंटर अटैक करना है। पांचवा है पश्चिम एशियाई देशों के साथ बहुआयामी संबंधों को प्रगाढ़ करना, जिसको हाल फिलहाल भारत ने काफी प्राथमिकता दी है। बहुआयामी संबंधों का मतलब होता है जैसे कि वर्तमान समय में सिर्फ ऊर्जा 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 ही नहीं देखनी है, बल्कि आप इसके तहत सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रक्षा संबंध और व्यापार के अन्य विकल्पों को इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में निवेश हेतु आकर्षित करना, क्योंकि भारत को जिस तरीके से एक हब बनाना है, किस तरीके से विनिर्माण हब बनाना है, एक निर्यातोन्मुख देश बनाना है, उसके लिए वहां पर बड़ी मात्रा में पूंजी चाहिए। और यहां पर पश्चिम एशियाई देश जो हैं उनके पास अच्छी खासी मात्रा में पूंजी है जो वो भारत में निवेश कर सकते हैं। तो यहां पर भारत में निवेश हेतु उन्हें आकर्षित किया जा सकता है। लास्ट हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान व आतंकवाद के नियंत्रण करने हेतु भी हम यहां पर पश्चिम एशियाई देशों को एक साथ ला सकते हैं, क्योंकि पश्चिम एशियाई देश कहीं ना कहीं मुस्लिम इस्लाम से इंटरलेट करते हैं। वो कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं। मुस्लिम व्यक्तियों को कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक साथ लाकर हम भविष्योन्मुखी शांति व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। भारत लगातार इसके पक्ष में रहा है। इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं कई बार इस्लामी चरमपंथवाद के कारण होती हैं, तो उनको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं पश्चिम एशियाई देश जो होते हैं सबसे महत्वपूर्ण यहां पर साबित हो सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो भारत और पश्चिम एशिया के जो संबंध हैं कुछ इन चीजों पर विकसित हो सकते हैं, कुछ अलग विकल्पों को विकसित कर सकते हैं, कुछ नए आयामों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये आप इसको ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अन्य चीजों की चर्चा करते हैं। तो ये आपका भारत और पश्चिम एशिया के संबंधों को हमने यहां पर देख लिया है। इसके कई सारे अलग अलग विकल्पों को देख लिया, तो स्क्रीनशॉट आप